नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 12 समाजशास्त्र विषय हम लेकर चल रहे हैं। इसमें अब हम पांचवा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी जो पांचवा भाग है उसमें हम अब क्या पढ़ेंगे, स्त्रियों की समानता और अधिकार के लिए संघर्ष। स्त्रियों की समानता और अधिकार के लिए संघर्ष यानी जो स्त्रियां हैं उन्होंने भी अपने समानता के लिए और अधिकार के लिए क्या किया था बच्चों, उन्होंने संघर्ष किया था। जैसा भी अस्पृश्यता की बात हो रही थी, आदिवासियों की बात हो रही थी, अन्य पिछड़े वर्ग की बात हो रही थी, ऐसी अब स्त्रियों की बात भी इसमें की जाएगी। आप इस वीडियो को समझने से पहले इससे पिछली जो भी वीडियो उन्हें समझना होगा, तभी जाकर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहा जा रहा है इसमें, पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच जैविक, वैज्ञानिक तथा शारीरिक बनावट में अंतर के कारण, यानी आप सभी जानते हो स्त्री और पुरुष के बीच में जो अगर हम वैज्ञानिक तथा शारीरिक बनावट में अंतर देखते हैं उसका कारण होता ही है। यह समझा जाता है कि लिंगों का यह अंतर यानी स्त्री और पुरुष, लिंगों की बात यहाँ किसकी बात हो रही है, स्त्री और पुरुष यानी अथवा लैंगिक असमानता प्रकृति की देन है। यानी इसे स्त्री और पुरुष के बारे में जो विचार आता है, वैज्ञानिक सोचते हैं या शारीरिक बनावट को देखते हैं तो ये समझते हैं ये प्राकृतिक देन है, प्रकृति की देन है। बाह्य अंतरों के बावजूद विद्वानों ने माना है कि पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच असमानताएं प्रकृति नहीं है, यानी अप्राकृतिक नहीं है। यानी कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, बाह्य अंतरों के अनुसार अगर हम बात करें, बाहर स्ट्रक्चर की, शरीर की बात करें तो वो ये मानते हैं कि ये प्राकृतिक नहीं है, ये जो असमानताएं हैं प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये सामाजिक भेदभाव का परिणाम है। समाज के अंदर जो भेदभाव हो रहा है उसका ये परिणाम है। उदाहरण के तौर पर ऐसी कोई जैविक कारण नहीं दिखाई देता जिसमें यह स्पष्ट हो कि सार्वजनिक पदों पर स्त्रियां कम संख्या में क्यों पाई जाती हैं। ऐसा कोई भी कारण दिखाई नहीं देता, यह स्पष्ट नहीं होता कि सार्वजनिक जो पद होते हैं जिस पे सब लोग अपनी नौकरियां कर सकते हैं, ऐसी जगह स्त्रियों की संख्या कम क्यों पाई जाती है। प्रकृति के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अधिकांश समाज में महिलाओं की संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा क्यों मिलता है, ये क्वेश्चनिंग हो रही है, प्रश्न किया जा रहा है समाज से। अथवा संपत्ति का उनका अधिकार क्यों नहीं होता। आज बच्चों अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहीं पर रोककर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो अब आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अब स्त्री को भी अपने परिवार की संपत्ति पे अपने भाई की तरह पूरा अधिकार है। एक बहन को अपने भाई की तरह उस संपत्ति पे पूरा अधिकार है। ये शासन ने, इन सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है जिससे जो भी बच्चा, जो भी लड़की ये समझते हो कि हमें अपने माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है, वो अधिकार अब उसे प्राप्त हो सकता है, होता है और मिलेगा ही। अगर इन असामाजिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रबलतम तर्क यह है कि परिवार की मुखिया बनने तथा उत्तराधिकार के लिए जैविक रूप से अयोग्य है। अगर हम सारी बातें समझें, इसमें निकल के क्या आता है, ये असामाजिक प्रवृत्तियों के बाद में निकल के आता है, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे गलत विचार निकल के आते हैं कि जो घर का जो मुखिया होता है वो उत्तरदायी होता है, वो जीविका का रूप में काम करता है, और जो स्त्री होती है वो इस कार्य को नहीं कर सकती, वह अयोग्य होती है। इसके विपरीत मातृवंशीय समाज शताब्दी में से कैसे संचालित है। विभिन्न अफ्रीकी समाजों में महिलाएं किसान तथा व्यापारी के रूप में अपना कार्य सफलतापूर्वक कैसे संचालित कर रही हैं, ये सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। वस्तुतः पुरुष स्त्रियों में असमानता का कोई जैविक कारण नहीं है, किंतु इसमें यह स्पष्ट है कि जाति और वर्ग की तरह लिंगों में लिंग भी सामाजिक विषमता का एक आधार है। क्या है बच्चों, यानी जिस प्रकार से जाति और वर्ग के अंदर ये सारी स्थिति देखने को मिलती है, उसी प्रकार लिंग की भी सामाजिक विषमताओं का एक आधार माना जाता है। लिंग का मतलब क्या कहते हैं, स्त्री और पुरुषों की सामाजिक विषमता का एक अधिक आधार। सामाजिक भेदभाव का यह अलग लक्षण अथवा विशेषता है कि इस खंड में लैंगिक असमानता हमें भारतीय संदर्भ में देखेंगे, जिससे पता लगाना आसान होगा कि भारत में लैंगिक असमानता क्यों है, किस प्रकार इससे अन्य प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई हैं। अब हम भारत के अंदर समझने का प्रयास करेंगे क्या है। देखिए बच्चों, आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति को लेकर 19वीं शताब्दी में मध्य वर्गीय सामाजिक आंदोलन का विकास हुआ। इस आंदोलन का प्रभाव सभी प्रदेशों के समान नहीं था, यानी
भाई आप सभी जानते हैं 19वीं शताब्दी मध्य वर्ग के जो लोग थे उन्होंने एक आंदोलन करना शुरू किया। इस आंदोलन का प्रभाव हर जगह हुआ पर सभी प्रदेशों में एक समान नहीं था। इसी दौरान पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय बुद्धिजीवियों ने बुद्धिजीवियों ने सुधारों के लिए जन जागरण का अभियान चलाया। यानी जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो जानकार लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उन्होंने ऐसा जन जागरण लोगों को जगाने के लिए, उन लोगों को जानकारी के लिए एक अभियान चलाया। बुद्धिजीवी इन्होंने विचार आधुनिक पश्चिमी लोकतांत्रिक आदर्श तथा भारत के प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व करने से प्रभावित थे। यानी इन्होंने क्या काम किया, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं थे, उन्हें आदर्श थे, उन्हें समझाने का प्रयास किया। कई सुधारकों ने इन दोनों विचारों को आत्मसात भी किया, उन्होंने इस बात को समझने का प्रयास भी किया। उदाहरण के तौर पर बंगाल में राजा राम मोहन राय, आप सभी समझते, बंगाल के में जो राजा हुए राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा क्या है इसे भी हम बताएंगे भी आपको। सती प्रथा का विरोध करते हुए अभियान चलाया। मुंबई में प्रेसिडेंसी ने हरि गोविंद राणो ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फुले ने जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। सर सैयद अहमद खान ने इस्लामी धर्म के भीतर सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। इस प्रकार से इन लोगों ने, अगर चाहे ज्योतिबा फुले रहे हों, हरगोविंद राणे रहे हों, राजा राम मोहन राय हो रहे, सर सैयद अहमद खान रहे हो, ये सभी लोगों ने, सभी विद्वान हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग हुए हैं, जिन्होंने समानता के लिए, पूरे एक भाव को समझाने के लिए, सभी के एक रूप में लाने के लिए अपना ये आंदोलन किया। अभी मैं क्या बात करता, सती प्रथा क्या है? सती प्रथा वह है बच्चों जिसमें एक स्त्री के अगर पति की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उस पत्नी को भी उसकी चिता के साथ जिंदा ही जलाने की प्रक्रिया हुआ करती थी। ऐसी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने एक आंदोलन चलाया। ठीक है बच्चों, उस आंदोलन के माध्यम से वो आंदोलन सफल रहा। आज आपको ये प्रक्रिया प्रथा देखने को नहीं मिलती होगी। समाज धर्म स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार के लिए राजा मोहन राय के प्रयत्नों को सामाजिक सुधार, उनका नाम क्या था, सामाजिक सुधार आंदोलन, केंद्रीय बिंदु कहा गया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी समाज की स्थापना की उन्होंने? 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इससे पूर्व उन्होंने समाज में स्त्रियों के प्रति की चिता पर जलाए जाने की प्रथा, यानी कहते हैं स्त्री, अभी मैं जो बात कर रहा था, समाज में स्त्रियों को पति की चिता पर जलाए जाने की प्रथा, सती को रोकने तथा स्त्री संबंधी मुद्दों पर आम लोगों को ध्यान आकर्षित भी उन्होंने किया। किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है बच्चों, राजा राम मोहन राय के विचारों में पश्चिमी तर्कवाद तथा भारतीय परंपराओं का सुंदर मिश्रण था। उपनिवेशिकवाद की प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध मानवतावादी तथा नैसर्गिक अधिकारों के आधार पर किया था, जो कि हिंदू शास्त्रों के लिए नैसर्गिक परिवार वो होते हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि स्त्रियों और पुरुषों के एक ही विशेष अधिकार होते हैं, सबको एक रूप में माना जाए। इस तरीके से उन्होंने इसमें बात की है। आप चित्र देख सकते हो, इस तरीके के लोगों के लिए इन्होंने पूरा अधिकार किया, आंदोलन चलाए। इन सारे चित्रों के माध्यम से इसमें कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, स्त्री पुरुष तुलना वर्ष 1882 का हिंदी अनुवाद। वह कौन सी महिला जिन्हें तुम ऐसे नाम देते हो, गालियां देते हो, जिसके गर्भ में 9 महीने तक एक दुर्भग भार के रूप में तुम रहे। किसी संत ने तुम्हें उसकी आंखों का तारा बताया। तुम कब कैसे महसूस करोगे जब तुम्हारी माता के बारे में कोई ऐसी बात कहेगा? क्या चुपचाप तुम उन गंदे शब्दों को सुन लोगे? मान लीजिए, किसी का नाम लेके मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एड्रेस दे रहे हैं किसी का नाम लेके कॉलम दिए गए हैं, इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप जिस माता के गर्भ में आप रहे 9 महीने तक, उस माता ने आपको धोना बताते हैं बच्चों, कि आपको उन्होंने अपने पेट में रख के 9 महीने तक आपने जितने भी कष्ट दिए वो सब उन्होंने सहन किए। आंखों का तारा, मेरा लाल, मेरा पीला, लाडला, प्यारा, पता नहीं कितने नामों से पुकारती है माँ। उसके बाद भी अगर आपकी माता को कोई गाली दे, कुछ कहे, क्या चुपचाप रह सकते हो? उन सारे गंदे शब्दों को सुनोगे? नहीं हो सकता ऐसा। जब तुम थोड़ी सी पढ़ाई कर किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाते हो तब कैसा लगता है? अच्छा लगता होगा। तुम्हारे ऊपर धन दौलत का असर होने लगता होगा। तुम्हें मन ही मन में सोचने लगते हो कि पत्नी है, क्या फर्क पड़ता है? क्या हम उन पर हर महीने कुछ
रुपली देकर नौकर की तरह खाना पकाने अथवा घर की देखभाल करने के लिए नहीं रह सकते। आप सभी जानते हो जब किसी अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर धन दौलत का आसार उन पर असर होने लग जाता है, पत्नी का सहयोग मानते हैं, पत्नी को समझने लग जाते हैं, पत्नी का साथ समझते हैं, इसके बाद कुछ नौकर चाकर भी रख लेते हैं खाना पकाने के लिए इत्यादि देखभाल करने के लिए, उसके बाद भी पूरा जीवन में बदलाव होता है। फिर भी तुम उसे दासी की तरह समझते हो जिसके लिए तुम ऐसे उसे पैसा देते हो। यदि तुम्हारे घोड़े से कोई एक घोड़ा मर जाए, घोड़े में से कोई एक घोड़ा मर जाए तो उसकी जगह दूसरा लाने में देरी नहीं होगी तथा दूसरी पत्नी लाने में भी तुम मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। आप सभी जानते हो अगर ऐसा हो जाता है किसी की पत्नी को दासी के रूप में, नौकरानी के रूप में समझा जाता है, तो हो सकता है उसके जाने के बाद दूसरी पत्नी भी लाई जा सकती है। पर कहते हैं समस्या यह है कि यमराज की इतनी फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हारी पत्नियों को ले जाए, और नहीं तो तुम्हें एक दिन में कोई पत्नियां बदलते रहते हैं। फिर भी कहते हैं बड़ी हंसी की बात आती है बच्चों कि यमराज के पास इतना समय नहीं है कि आप पत्नियां बदलते जाए और वो पत्नी को लाते रहें और आप उन्हें बदलते रहो। इस प्रकार की जो एक हिंदी अनुवाद स्त्री और पुरुषों की तुलना में अगर बात की जाए, ये कही जा रही है कि भाई स्त्रियों को किस तरीके से मान दिया जाता था, कितना सम्मान दिया जाता, कितना उनका इज्जत होती थी, ये बात उसमें कही जा रही है। कहते हैं दासी के रूप में स्त्री को नहीं मानना चाहिए, नौकरानी नहीं है, स्त्री शान है, मान है, सम्मान है, घर की आन है और बान है, इसलिए इसमें कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे इसमें क्या कहते हैं, हिंदू उच्च जाति में विधवाओं को उस समय घोर प्रताड़ना का सामना करना होता था। उनके साथ किए जाने वाला व्यवहार प्रमुख मुद्दा था जिससे समाज सुधारकों ने जोर शोर से उठाया। रानांडे ने जैसिप बटलर की कृति एनालॉजी ऑफ रिलीजन द थ्री सरमन्स एंड ह्यूमन नेचर को वर्ष 1880 में मुंबई विश्वविद्यालय के नैतिक दर्शन संबंधित विषय के पाठ्यक्रम में शामिल किया। रनांडे ने द स्ट्रक्चर्स ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विंडोज तथा वैदिक ऑर्थोराइटिस पावर विंडो मैरिज, इसमें विधवा विवाह के लिए सांस्कृतिक स्वीकृति विशद विवेचना की। अगर मैं बात करूं, रनांडे ने बहुत सारी अपनी कृतियों के माध्यम से, बहुत सारे एक्ट के माध्यम से, मैरिज एक्ट बनवाया हो चाहे मैरिज विंडो के माध्यम से, और तो कहते हैं वैदिक ऑर्थोराइट पावर विंडो मैरिज के माध्यम से जो विधवाएं महिलाएं हुआ करती थी उनके बारे में अपना पूरा सहयोग उन्होंने दिया। राजा मोहन राय ने 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज सुधारक अग्रणी माने जाते हैं, ये आगे माने जाते हैं दोनों, तथा तथाकथित ऊंची जातियों के मध्यम वर्गीय व्यक्ति उस समय समाज के निम्न जाति भी एक महान समाज सुधारक आविर्भाव हुआ। वह थे ज्योतिबा फूले। और भी लोग माने जाते हैं बच्चों जिनमें ज्योतिबा फूले का नाम आता है। उन्होंने जातिवाद, स्त्रियों के प्रति गैर बराबरी के विरुद्ध आवाज उठाई। भाई स्त्रियों को एक समान नहीं समझा जाता था। फूले ने सत्यशोध समाज के गठन किया। उन्होंने सत्यशोध समाज यानी जो उन्होंने अपना समाज बनाया उसका नाम था सत्यशोध समाज, उसका गठन किया, जिस प्रकार से राजा मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जिसके माध्यम से उन्होंने सत्य की खोज पर बल दिया। ज्योतिबा फूले ने व्यवहारिक समाज सुधारकों को प्रोत्साहित करते हुए ब्राह्मण संस्कृति को सबसे नीचे समझने जाने वाले समूह अछूत तथा स्त्रियों को सहायता देने का प्रयत्न किया। यानी उन्होंने क्या काम करा, जो ब्राह्मणों के द्वारा जो सबसे नीचे समझी जाने वाली जो जातियां थी उन लोगों को अछूत के रूप में कहा जाता था, स्त्रियों को सहायता देने का उन्होंने प्रयास किया। अन्य समाज सुधारकों ने भी आधुनिक पाश्चात्य सिद्धांतों तथा भारतीय धर्मशास्त्रों में समन्वय के आधार पर सुधार का अभियान चलाया। इनमें सर सैयद अहमद खां प्रमुख थे। इन्होंने मुस्लिम समाज को भी सुधारने का प्रयत्न किया। वे लड़कियों को शिक्षित करने के पक्ष में थे। शिक्षा के इस्लामिक परंपरा अंतर्गत उन्होंने चार दीवारी के भीतर, चार दीवारी मतलब चार दीवारियों के अंदर यानी परिवार के अंदर, घर के अंदर रहने की ये जो सुविधा थी देने में पक्ष में थे। उन्होंने क्या काम का, इस्लामिक परंपरा के अंतर्गत उन्हें चार दीवारी के भीतर ही यह सुविधा देने का पक्ष में थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने महिलाओं को शिक्षा देने का समर्थन किया, किंतु वे उन्हें नैतिक तथा पारिवारिक संचालन की रूढ़िवादी शिक्षा देने के पक्ष में थे। इन विचारकों के बावजूद हमें यह समझना चाहिए कि पहली बार स्त्री शिक्षा का समर्थन मिला। स्त्री शिक्षा के स्वीकृत के साथ एक ऐसा वातावरण का निर्माण हुआ कि महिलाओं को व्यापक शिक्षा का प्रसव करना असंभव हो गया। इस दौर में यह मानकर चलना गया कि स्त्रियों की सीमित शिक्षा से जोड़ना चाहिए,
जिसमें उन्हें परिवार चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। लंबे समय तक ये माना जाता है कि स्त्रियों के अधिकार के लिए समाज सुधार संघर्ष पुरुष सुधारकों द्वारा ही लड़ा गया और यह भी स्त्रियों के अधिकार की लड़ाई आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों धारणाएं गलत थी कि स्त्री द्वारा रचित पुस्तकों से लिए गए उदाहरण स्त्री पुरुष तुलना वर्ष 1882 कहते हैं सुल्तान नाट ड्रीम 1905 से यह स्पष्ट होता है। कहते हैं बच्चों कि समाज सुधारक आंदोलन के जो आंदोलन हुए ऐसे बहुत सारे, अगर हम बात करें राजा राम की बात करें, राजा राम जो आपके हुए हैं उनकी बात करें, ठीक है बच्चों, स्वामी दयानंद की बात करें, सर सैयद अहमद खां की बात करें, राजा राम मोहन राय की बात करें, रनौर की बात करें, इन्होंने सबने अपने इस अभियान के माध्यम से, इन आंदोलन के माध्यम से स्त्रियों को सम्मान देने का प्रयास किया, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया। आप सभी जानते हैं एक लड़की को पढ़ाना, लगभग 3 परिवार को पढ़ाना, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना, कई पीढ़ियों को हम पढ़ा सकते हैं। इसे कहते हैं शिक्षा। स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है और आज वर्तमान समय में आप सभी देखते हैं कि स्त्रियां अपने इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, जिससे वो असमानता वाली जो बात थी आज वो धीरे धीरे लगभग समाप्त हो चुकी है। इसलिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने यहीं तक आपको समझाने का प्रयास किया है। इससे अगला भाग हम लेकर उपस्थित होंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।